हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पेपर 2 के लिए, जो हमारी एसएसटी का होता है, जो लोग एसएसटी से पेपर 2 देते हैं उनके लिए मैं एनसीईआरटी लेकर आई हूँ। ये जो हिस्ट्री है आपकी, जो एनसीईआरटी है, जो हमारा क्या है, हमारा जो इतिहास, तो हम उसको आज पढ़ेंगे। इसको क्लास 6 की जो उसमें चैप्टर दे रखे हैं उन सभी को कवर करेंगे। इसके बाद क्लास 7 और क्लास 8 का भी सभी का कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जो हमारा अतीत है उसको पढ़ रहे हैं। जो हमारा अध्याय है वो कौन सा है? फर्स्ट है। तो अध्याय हमारा क्या है? 1 है। और क्या नाम है इसका? जो चैप्टर का नेम है वो क्या है? क्या, कब और कैसे। क्या चैप्टर दे रखा है? हमारा दे रखा है क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की है रशीदा। रशीदा कौन है? एक लड़की है जिसका सवाल है, क्या क्वेश्चन है? रशीदा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आप लोग को पता है कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं वो सभी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तभी इसलिए मैंने जो आज जो स्टार्ट करी वो एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट करी है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा चैप्टर का नेम था क्या, कब, कहाँ और कैसे, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो ये सब इसको बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रशीदा का सवाल। रशीदा क्या है? एक लड़की है, उसका सवाल क्या है? रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रशीदा एक लड़की है जो क्या पढ़ रही थी? न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। किस पे पड़ी? एक हेडलाइन सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। तो यहाँ पे क्या पे पड़ी? एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। क्या 100 साल पहले? वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो एक सुर्खी थी जो वहाँ पे दी गई थी कि 100 साल पहले। तो अगर आपके सामने भी आ जाए कि 1000 साल पहले, तो आप भी एक सोच में पड़ जाएंगे। तो सब तब क्या था, कैसे लोग रहते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या पहनते थे, क्या व्यापार करते थे। तो आपके अंदर भी एक सोच आ जाएगी। इसी तरीके से उस रशीदा के अंदर भी एक सोच आई कि मतलब उसने सोचा कि जो 100 साल पहले क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, कैसे क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे पीते थे, क्या खाते पीते थे। तो वो यही सोचने लगी। तो अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे? तो चलिए कैसे, तो कैसे पता लगाएंगे, यानी कि वो उसने जो पढ़ा 100 साल पहले, तो उसके बारे में पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ है। अगर हमें ये जानना होता है कि कल क्या हुआ है तो उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है। अगर आप वहाँ पर मान लीजिए कि आप कहीं पर थे, ठीक है, किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन था, आप वहाँ पर नहीं गए, तो आप क्या है, आप उस फंक्शन के बारे में दूसरे लोगों से पता लगाएंगे ना। तो वही है, इसमें कह रहे हैं कि ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। तो क्या सुन सकते हो? रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कल क्या था, तो अगर आपने अखबार पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्या क्या हुआ। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, और ये भी जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय उसको याद हो कि क्या हुआ, लेकिन पहले क्या होता था ये कैसे जान सकते हैं। लेकिन जो था क्या था, अगर हम आज के बारे में, कल के बारे में, परसों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोगों से, अखबार से, रेडियो से, टेलीविज़न से, सबसे पता कर सकते हैं। लेकिन जो था बहुत काफ़ी टाइम पहले क्या हुआ, तो इसको कैसे जान सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अतीत यो हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। तो जो अतीत है, हमारा पास्ट है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं। देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जो हमारा अतीत था, जब हम मतलब पैदा भी नहीं हुए थे, या हमारे पेरेंट्स भी पैदा नहीं हुए होंगे, तो उससे भी बहुत ही पहले का कह रहे हैं कि अतीत में के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, यहाँ पे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा ना क्या, कब, कैसे, कहाँ। तो इसी तरीके से किस तरह के घरों में रहते थे। पहले तो लोग क्या खाते, अतीत में जब हम लोग नहीं थे तो वो क्या थे, वो लोग क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो किन किन के बारे में जान
सकते हैं। हम किसके आखेटकों के बारे में जान सकते हैं, शिकारियों के बारे में, पशुपालन, कृषिकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों जो मतलब चीज़ें बनाते हैं, कलाकारों, संगीतकारों जो गीत गाते हैं, या फिर वैज्ञानिकों जो भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि हम ये भी पता कर सकते हैं, तो यही नहीं हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन से खेल खेलते थे, तो हम सबके बारे में जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि जो बच्चे थे उस टाइम के कौन से खेल खेलते थे, किस तरीके की कहानियाँ सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, इन सभी को भी पता लगा सकते हैं अतीत के बारे में। अब हम यानी ऊपर देखा था कि मतलब कहाँ, तो ऊपर हमारा चैप्टर दिया था कहाँ, तो लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं मतलब हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे जो मानचित्र 1 पृष्ठ 2, तो मानचित्र 1 है और पृष्ठ कौन सा हमारा जो पेज है वो 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो यहाँ पे क्या है, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पर किसका, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो जो नर्मदा नदी है वहाँ पर जो है कई लाख वर्ष से पहले से लोग नदी में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक है। इसमें जो रहने वाले लोग थे तो उसमें से जो थे कुछ थे कौन से कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो जो थे जो कुशल संग्राहक थे वो क्या थे, जो उनके आसपास जंगल थे, जो भी जंगल थे उनके से क्या थे, उनके संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, तो वो क्या खाते थे, अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि उनको इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। कौन लोग, जो नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब क्या है, जो कह रहे हैं कि अब तुम कहाँ की लगाओ, अभी तो हमने उसके नर्मदा नदी के तट के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, कहाँ क्षेत्र में, जो नर्मदा नदी थी तो उसी के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ की फसल का उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे पहले जो था स्त्री और जो पुरुष थे वहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री, जो पुरुष लेडीज और जेंट्स थे, उन्होंने सबसे पहले की बात करी जाए तो वहाँ पे गेहूँ तथा जौ जैसी फसल का उपाजना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, भैंस, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। किन लोगों ने, जो वहाँ पर 8 वर्ष पूर्व रहते थे, स्त्री पुरुष लोग रहते थे। और लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, तो गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब क्या कहना है कि जो उत्तर पूर्व था उसमें जो है कहाँ का, उत्तर पूर्व में कहाँ का, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास कहाँ पर हुआ, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि का विकास कहाँ पर हुआ, तो कहाँ हुआ, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में किसका, कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो देखिए यहाँ पे जो मानचित्र दे रखा है, देखिए मानचित्र 1 है और यहाँ पे सब चीज़ उसमें दे रखी है। तो यहाँ पे आपकी विंध्य पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे जो विंध्य पहाड़ियों के बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या है होता है। फिर आता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सिंधु है हमारा, सिंध और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उनका पता लगाओ। तो यहाँ पर जो उनकी सिंध और उनकी सहायक नदियाँ, तो इनका यहाँ पे कह रहे हैं कि पता लगाना है। तो कैसे, देखिए, तो इनके बारे में पहले पढ़ते हैं हम। देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं कि जो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यानी कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं कि जो एक, ये मान लो बड़ी नदी है और इन्हीं से आसपास जो मिली हुई हैं, तो ये सब सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो ये बड़ी नदी कहलाएगी और इसके आसपास जो मिली हुई इससे नदियाँ हैं तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो यहाँ पे इन्हीं ने यही बात कही है कि जो सहायक नदियाँ हैं
उन्हें कहते हैं, जो बड़ी नदी से मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो कौन सी जो सहायक नदियाँ थी, ठीक है, जो बड़ी नदी थी उसके आसपास जो सहायक नदियाँ थी, इन्हीं सहायक नदियों के पास जो थे क्या थे, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या थे, फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा जो गंगा थी और उसकी सहायक नदियाँ, तथा उनके समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास हुआ था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब जो था कह रहे हैं कि जो गंगा व इसकी सहायक नदियां थी उनके जो किनारे जो था समुद्र तट इलाकों, कौन से समुद्र तट इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। फिर पढ़ते हैं, नीचे हम पढ़ते हैं क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। कौन सी नदी, जो गंगा थी और उनकी गंगा नदी थी और उसकी जो आसपास की सहायक नदियां थी, सहायक नदी में सोन नदी का पता लगाओ। तो क्या थी, गंगा के दक्षिण में, गंगा जो नदी थी उसके जो था दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र था प्राचीन में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके जो शासक थे वो क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। इस देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो फिर कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने कि जो थे लोग थे वहाँ पर के, तो उन्होंने क्या सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से, जैसे कि उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या की, वहाँ तक की यात्रा की। यानी कि एक हिस्से से यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक यात्रा की। तो एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक क्या की, यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जो थी वो जोखिम भरी होती थी। जो यहाँ से जो यात्रा करते थे, कभी कभी लोग जो थे जो उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो यात्रा करते थे, तो उनकी यात्रा जो थी वो क्या थी, जोखिम भरी भी होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि वहाँ पर पर्वत भी थे, पहाड़ियाँ भी थी, रेगिस्तान भी थे, नदियाँ भी थी। तो इसके कारण जो थी उनकी यात्रा जो थी वो क्या थी, जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लेकिन जो यात्रा करते थे उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो यात्रा करते थे वो उनके लिए क्या थी, असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब क्या है, उपमहाद्वीप के जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते थे वो क्यों जाते थे, तो या तो वो कभी लोग जो थे काम की तलाश में, यानी कि काम की तलाश में जाते थे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, या फिर प्राकृतिक आपदाएं, कोई भी प्राकृतिक यानी कि भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो ऐसी आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। जो सेनाएं थी वो दूसरे क्षेत्रों पर, जहाँ पर दूसरे क्षेत्र थे उन पे क्या थे, विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं ले जाते थे। अब कह रहे हैं कि व्यापारी जो थे कभी काफिले में जो सब एक साथ जाते थे तो उनके साथ बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं जिनका बहुत ज़्यादा मूल्य था ले जाते थे, या फिर कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और क्या था, यहाँ पे क्या था, जो थे वो लोग जाते थे मूल्यवान वस्तु। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब क्या, जो धार्मिक गुरु थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए, यानी कि जो धर्म चाहते थे, जो धार्मिक गुरु थे, यानी धर्म को मानने वाले गुरु थे, वो क्या थे एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते थे, लोगों को सलाह देने, उन्हें शिक्षित करने के लिए जाते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, और जो यात्राएं हुई एक जगह से दूसरी जगह जाने से लोगों में क्या हुआ, उनके विचारों को जानने का क्या मिला, अवसर मिला। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। अगर आज की बात करें कि लोग जो है यात्राएं, जो भी यात्राएं वो क्यों करते हैं, तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा ऊपर चित्र दिया है उसमें क्या देखो, देखो तो उसमें पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, समुद्र है, इस महाद्वीप की प्राकृतिक की सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
तो पहले जो था, जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सीमाओं को, पर्वत और समुद्र के उपमहाद्वीप सीमाओं को जो था वो जो था पार करना जो था वो कहता आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से, जो लोगों के आने जाने से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया गया, समृद्ध किया गया। कई सौ वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, कई सौ वर्षों से जो लोग थे वो कहता था पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब यहाँ पे दूसरा है हमारा क्या है, देश के नाम। जो देश के नाम पड़े हैं, तो क्या है, देश के नाम जो थे अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग प्रयोग करते थे। तो अपने देश के लिए जो लोग तो थे क्या करते थे, अपने देश के लिए प्रायः इंडिया या फिर भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंड्स से निकला है। जो इंडिया शब्द है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं INDIA, तो INDIA, तो जो हमारा इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, इंड्स से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। किसे, इससे इंडिया को। तो अपने एटलस में ईरान और यूरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किसने, तो वहाँ से जो ईरान से और यूनान का पता लगाओ, तो यहाँ पर के ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या किया, हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग जो था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम का प्रयोग जो था वो कहाँ के लिए, किसके लिए किया जाता था, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। कहने के इस समूह का जो उल्लेख है, कौन से समूह का, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो समूह है, उस समूह का उल्लेख किसमें किया गया है, संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कीर्ति की जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब पढ़ते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। आप लोग भी जानते हैं कि जो हम अतीत के बारे में कैसे जानें। अगर मान लीजिए कि आपका 2 दिन या 3 दिन बात पुरानी है और आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो आप उन लोगों से पूछेंगे जो वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ठीक इसी तरीके से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी टाइम पुराने चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हमें कई प्रकार से तरह से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जो अतीत की बारी है, अतीत यानी कि जो पास्ट है, उसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कई प्रकार से हो सकती है। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जो अतीत में कह रहे हैं कि अतीत की जानकारी हमें कैसे, यानी कि 100 वर्षों पूर्व, तो हमें 100-1000 वर्ष पूर्व तो कैसे हमें जानकारी प्राप्त होगी, तो हमें जो है जो पुस्तकें उस टाइम लिखी गई थी तो उन पुस्तकों से प्राप्त होती है। ठीक है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई थी उनको ढूंढना और पढ़ना, तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो पुस्तकें जो पुस्तकें लिखी गई थी वो किससे लिखी गई थी, हाथ से लिखी गई थी। जैसे जब पुस्तकें हाथ से लिखी गई तो उन्हें क्या किया गया, पांडुलिपि कहा गया। कैसे, जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अब करें जो पुस्तकें थी, जो यहाँ पे पुस्तकें थी, तो अंग्रेजी में जो पांडुलिपि थी उसको प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ है हाथ है से लिखना है। तो ये पांडुलिपियाँ जो थी, जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी वो प्रायः जो बुक्स लिखी गई थी तो वो ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की जो छाल थी, जो पेड़ की छाल जानते हैं, जो पेड़ होता है उसमें जो होती है एक लकड़ी ऊपर से होती है, तो वो उस पर छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर मिलती हैं। तो इस तरीके से जैसे कि ये पांडुलिपि जो है लिखी गई हैं चीज़ें।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो ये पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ही ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो इस तरीके की ये एक पांडुलिपि है, ये एक छाल पे लिखी गई है। फिर क्या था, इनके देखते हैं कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया था। क्या था, इतने वर्षों में जो था बहुत सारी जो पांडुलिपियां थी उनको किसने खा लिया था, कीड़ों ने खा लिया था। कुछ नष्ट हो गई थी, जैसे बेकार हो गई थी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन क्या है, कुछ पांडुलिपियां जो थी पहले की जो थी वो जो थी क्या थी, खराब हो गई, कीड़ों ने खा ली। लेकिन जो थी कुछ पांडुलिपियां जो थी वो जो थी क्या थी, अभी भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। अब जो अगर हमें पांडुलिपियां चाहिए तो हमें कहाँ मिलेंगी, मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों जो बुक्स थी इनमें क्या दिया गया था, इनमें धर्म की मान्यताओं को दिया गया था। व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। औषधि के बारे में, दवाइयों के बारे में बताया गया था। राजाओं का जीवन क्या था, राजाओं की लाइफ के बारे में बताया था। व्यवहार कैसा था, तो आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, इसके अलावा जो था क्या था, महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा था का प्रयोग जो था वो जनरल यानी आम लोग करते थे। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे देखें, अब हम यहाँ पे अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख थे उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे लेख पत्थर, जो अभिलेख थे वो क्या था, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, यानी कि जो कठोर यानी कि बहुत ज़्यादा जो थी मतलब कठोर चीज़ें थीं, तो उस पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। क्या था, जो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग, कौन थे शासक व अन्य लोग, अपने जो भी उनके आदेश थे तो उनको इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। वो क्या करते थे, वो जो शासक थे और वहाँ के जो अन्य लोग थे, वो जो उनके आदेश थे, जो ऑर्डर थे, जैसे आजकल हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, तो उनके जो आदेश थे उनको इसलिए उत्कीर्ण करवाते थे, इसलिए लिखवाते थे ताकि जो है लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें तथा उनका अनुपालन कर सकें। अभी भी आप लोगों ने बहुत सी जगह पे देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें आदेश दिए होते हैं कि इधर ना जाना, इधर ऐसा चीज़ है, इधर ना जाना, वैसी चीज़। तो ये क्या है, ये आदेश दिए होते हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं। ठीक इसी तरीके से उस समय में भी लोग जो थे वो क्या अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो वो जो थे कठोर चीज़ों पे, पत्थरों पे चीज़ें लिखवा देते ताकि लोग उनको पढ़ें और उनको फॉलो करें। फिर क्या करते थे, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष और क्या मिलते थे, कुछ अन्य तरीके के अभिलेख भी मिलते थे। जो अन्य तरीके के अभिलेख थे उनमें जो था राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। तो देखिए, एक तो उसमें जो थे राजाओं ने, जो अभिलेख थे उनके राजाओं ने जो थे अपने ऑर्डर्स को लिखवा रखा था ताकि लोग पढ़ें और उनको फॉलो करें। और दूसरे क्या था कि जो राजाओं के तथा जो कुछ अभिलेख ऐसे थे जिनमें राजाओं तथा रानी, जो राजा रानी थे उनसे तथा सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण, उनके में जो थे कार्य के जो विवरण थे उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जो शासक थे वो क्या थे, लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर तरह सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे, तो ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रखा है, देखिए पहले इसे पढ़ते हैं। देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा अभिलेख है तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान इस टाइम जो है अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और ये जो अभिलेख बनवाया गया था किसने बनवाया था, तो अशोक नामक शासक के आदेश पर जो था इसको बनाया गया था।
बनाया गया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। किस में पढ़ेंगे? जो हम अध्याय 7 पढ़ेंगे तो उस शासक के बारे में पढ़ें। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप हिंदी लिखें या फिर इंग्लिश लिखें तो कह रहे हैं कि उसमें लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, और जो लिपियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं हिंदी इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब यहाँ पे था कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? अब जब एक कठोर चीज़ पे लिखो तो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आएंगी। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। तो इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि इसके अलावा भी अन्य कई वस्तुएं, बहुत सी अलग अलग वस्तुएं जो थी अतीत में यानी कि पास्ट में बनी और प्रयोग में उनका यूज़ किया। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो था पुरातत्वविद कहलाता था। यानी कि जो थी पुरानी चीज़ों को, अतीत में बनी हुई चीज़ों को प्रयोग में लाता था। उनका जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई चीज़ें थी उनका और उन वस्तुओं का क्या करता था? अध्ययन करने वाला। जो अतीत में चीज़ें उनका अध्ययन करता था उसको क्या बोलते थे? पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, जो पुरातत्वविद थे वो पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों बाय एक प्राचीन नगर मूर्तियों का क्या करते थे? अध्ययन करते थे। तो मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। कौन? पुरातत्व लोग। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। जो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों हड्डियां ढूंढते थे। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। तो इसे उन्हें जानने में ये मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसे कि चिड़िया की अगर हड्डी मिल गई, मछली की हड्डी मिली तो पता चल जाता था कि लोग मछली भी खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? कह रहे हैं कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। हमेशा किसका? स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। किसके लिए? अगर उन्हें कोई भी चीज़ें पुरानी मिली है तो उनको क्या बोलते थे? स्रोत शब्द का प्रयोग करते। इतिहासकार उन्हें कहते हैं इतिहासकार किसे कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते थे। तो अतीत का अध्ययन करने वालों को हम क्या बोलते हैं? इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था। यानी कि स्रोत क्या होते थे? अभिलेख मिल गए, हमारे पुरातत्व मिल गए, पांडुलिपियां मिल गई, तो इनको स्रोत बोलते थे। अब जब ये मिल जाते थे तो उनको पढ़ना जो होता था क्या होता था? बहुत रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते थे, यानी अतीत के बारे में जानकारी मिलती थी। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो कह रहे हैं कि इतिहासकार तथा पुरातत्वविद, देखो जो इतिहासकार वो थे, इतिहासकार कौन थे? तो जो इतिहास का अध्ययन करते थे, तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते थे? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते थे। और जो स्रोत होते थे, तो जो पुरातत्वविद थे तो वो स्रोत हो गए। तो वो जो थे इन जासूसों की तरह थे जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते थे।
अब हम पढ़ते हैं अतीत एक या फिर अनेक। तो अतीत जो था एक या फिर अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है कि जो हमारे बुक का शीर्षक क्या है, हमारे अतीत, यानी कि हमारे जो है अतीत यानी कि हमारा पास्ट क्या था। तो कह रहे हैं कि अतीत या फिर एक या फिर अनेक। तो कह रहे हैं कि क्या तुमने पुस्तक का जो शीर्षक था हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। जो अतीत शब्द है उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशु पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। अलग अलग सभी का जीवन अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं जो पशुपालकों और कृषकों का जीवन अलग था, राजाओं तथा रानियों के जीवन से अलग था उनका, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा कि हम आज देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। तो उस समय उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, तो अगर उदाहरण की बात करते हैं तो आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग ज़्यादातर लोग जो थे अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर तथा फूल फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त जो था एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो उस समय के जो शासक थे वो जो विजय प्राप्त करते थे उनका जो था लेखा जोखा यानी लिख के रखते थे। यही कारण कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकार मछुआरे जो कह रहे हैं कि जो शासक थे वहाँ पर जो अपनी विजय प्राप्त करते थे उनके बारे में लेखा जोखा रखते थे जो हमें प्राप्त हुआ। लेकिन जो थे कुछ लोग ऐसे थे जबकि कुछ शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। उनका कोई लिखित चीज़ें नहीं मिली है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी कि बाकी रह गया है। अब आता है तिथियों का मतलब। तिथि यानी कि डेट्स का क्या मतलब होता है। अगर कोई तुमसे तिथि विषय के में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि बताओगे। जैसे कि आज तुमसे अगर डेट पूछे तो आप क्या बताएंगे। आज मान लो डेट है, जैसे कि आज क्या है 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, तो आप क्या कहेंगे 30 अप्रैल बोलेंगे तो उसकी आउट जो भी सन चल रहा है तो उस सन को बता देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आज के बारे में कोई पूछे, अगर कोई तुमसे तिथि विषय के बारे में पूछे तो तुम शायद इसी तरीके की तारीख को बताओगे। क्या बताओगे, डेट बता दोगे, मंथ बता दोगे, ठीक है, मंथ बता दोगे और ईयर बता दोगे, डेट मंथ ईयर बता दोगे। लेकिन इसमें देखते हैं कैसे दे रखा है, जैसा कि 2000 जैसे वर्ष जैसे 2000 इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो वर्ष की गणना की जाती है वो किससे की जाती है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है। 2000 वर्ष, तो 2000 वर्ष कहने का जो तात्पर्य है वो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में मानी जाती। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया रखा है इतिहास और तिथियां। इतिहास यानी कि हिस्ट्री और उसकी तिथियां कैसे दे रखी है। अंग्रेजी में BC, तो अंग्रेजी में जो होता है BC यानी कि BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है। तो हमारा क्या है, अंग्रेजी में BC जहाँ पे लिखा होता है और हिंदी में क्या लिखा होता है, ईसा पूर्व। तो ये इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी कि
एडी का भी लिखी होती है, हिंदी में लिखा जाता है, तो इन्हें एनो डोमिनी बोलते हैं। तो बिफोर बीसी को बोलते हैं, जो बीसी है इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है एडी, तो एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। तो जो एनो डोमिनी नाम शब्द से बना है, तो तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो देखिए ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट है गया। और एनो डोमिनी तो इससे पता चलता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके बाद से जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, तो कह रहे हैं कि कभी कभी यहाँ पे जो होता है एडी, जो हमारा एडी दे रखा है, एडी यानी कि यहाँ पे एडी है, उसकी जगह पे क्या लिखा होता है? एडी की जगह पर सीई क्या लिखा होता है? सीई, या तथा बीसी क्या लिखा होता है? बीसी की जगह, यानी कह रहे हैं कि एडी की जगह जो लिखा होता है एडी, इसकी जगह सीई लिखा होगा, और बीसी की जगह पर जो है बीसी की जगह, जो बीसी की जगह पर बीसीई लिखा होता है, बीसीई लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बीसीई लिखा होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है प्रयोग कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा, तो बीसीई का बिफोर कॉमन एरा होता है। तो एडी जो बीसी है तो बिफोर वो कॉमन एरा, सीई का मतलब है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। कहने के अब क्या है, पूरे देश में, विश्व के अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी की बीपी यानी कि बीपी अक्षर, जो बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर का समूह का प्रयोग करोगे? यहाँ पर इसके बारे में कुछ दे रखा है। तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहते हो। तो आओ याद करें। यहाँ पर दे रखा है, तो उपयोगी शब्द दे रखा है। यात्रा क्या थी? एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, उसे यात्रा कहते थे। पांडुलिपि किसे कहते थे? तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी चीज़ें होती थी उन्हें पांडुलिपि कहते थे। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख जो थे वो पत्थर पे कठोर वस्तुओं पर लिखे जाते थे और राजाओं द्वारा लिखा जाता था। पुरातत्व किसे कहते थे? तो पुरातत्व जो थे हमारे जो थे मतलब इन चीज़ों के बारे में जो जानकारी रखते थे जो थे उन्हें पुरातत्व कहते थे। इतिहास का जो अतीत का अध्ययन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते थे? इतिहासकार बोलते थे। स्रोत क्या बोलते थे? जो अभिलेख थी, पांडुलिपियाँ थी, और तो इन्हें स्रोत बोलते थे। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो निम्नलिखित को सम्मेल करो। नर्मदा घाटी, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नर्मदा घाटी, जो नर्मदा घाटी है, मगध है, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, घाटियाँ, पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियाँ और अभिलेख, तो पांडुलिपियाँ जो थी वो जो थी अपने हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है, और जो अभिलेख होते थे वो जो थे ताड़पत्रों, तो जो पांडुलिपियाँ थी वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, बगल के अभिलेख जो थे वो कठोर जैसे कि पत्थरों पर लिखे जाते थे। तो इसमें अभी आप लोगों को बता चुके हैं। और क्या था, एक यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी होती थी? तो पत्थर की कौन कौन सी चीज़ें बनी होती? तो ये सभी इसके आपके जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसी से देखिए जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोग ने उसको अच्छे से रीड कर लिया, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का भी सेम नेम मेरा टेड टॉक्स 2.0 ही है। आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।